हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? कमेंट करके बताइए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आप लोगों को मैथ बताएंगे। जो मैथ का प्रश्नवाली 1.1 है, उसमें क्या क्वेश्चन 2-3 छूटा था, तो उसको आज हम सॉल्व करवाएंगे। इसके बाद बाकी सारे सब्जेक्ट चलती रहेंगी डे वाइज डे। मतलब आप लोग को रोज़ एक एक वीडियो मिलती रहेंगी। किसी दिन हिंदी की मिलेगी, संस्कृत का मिलेगी, साइंस का मिलेगी, मैथ का मिलेगी। हमेशा आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से 10th क्लास का तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल का, जिसका नाम है ईडू टारगेट पॉइंट, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम आज आप लोगों को बताएंगे मैथ का चैप्टर 1 जो है ना, चैप्टर 1 में प्रश्नवाली 1.1। सॉरी, प्रश्नवाली 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा दिए थे। जो इसके पिछले वाले वीडियो थे ना, जो हम आप लोग का प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं, तो उस प्ले लिस्ट में आप लोग जाइए और क्लास वाइज डे करके जो हम प्ले लिस्ट बनाए हैं, उसमें आप लोग जाइए और वहाँ से आप लोग क्लास वाइज वीडियो देख, क्लास 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप लोग वीडियो देखिए। तो इसके पहले वाले हम क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे, तो आज हम आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, आप लोगों को एक चीज़ बता रहे हैं कि आप लोगों को लगता होगा कि सर मतलब स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं, वाइट बोर्ड और मार्कर से बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों, एक चीज़ हम आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए, अगर हम आप लोगों को व्हाइट बोर्ड और मार्कर पर समझा रहे हैं और कोई आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड पे बता रहा है, उसमें आप लोग कंपेयर कीजिए कौन ज़्यादा आप लोग को समझ में आ रहा है, कौन आप लोग को बेटर लग रहा है। मान लीजिए कि हम व्हाइट बोर्ड और मार्कर से ही समझा रहे हैं, आप लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है, तो आप लोग को अच्छा कौन सा है, स्मार्ट बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है? तो ये मैटर नहीं करता है कि हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, मार्कर से पढ़ा रहे हैं, या फिर हम आप लोग को स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ गए ना आप लोग? तो आज आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। समझ गए बच्चों? यहां हम लिखते हैं हल। माना कि विषम पूर्णांक बराबर a। उसके बाद भाजक बराबर 6। देखिए, आप लोग को एक चीज बता रहे हैं, हम भाजक में 6 क्यों लिए? आप लोग का मन में डाउट हो रहा होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा होगा, जरूर हो रहा होगा कि हम यहाँ पर भाजक को 6 क्यों लिए। देखिए, हम आप लोग बता रहे हैं भाजक को 6 क्यों लिए। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है? 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में क्या हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, हम यहाँ पर आप लोग को बता रहे हैं 6q+1। आप लोग को पीछे वाले क्लास में हम बताए थे, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता है उसको कैसे लिखते हैं? a बराबर b q प्लस आर के रूप में लिखते हैं। इसके रूप में क्या करते हैं, हम लिखते हैं। समझ में आ गया? तो इसी चीज को b के जगह पे क्या है? 6 है। b के जगह पे क्या है? 6 है। समझ में आ गया? तो वही b को हम क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। तो वही हम भाजक को लिखे क्या? 6। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आया ना? इससे घबराना ही है। आप लोग को हम एक एक चीज समझाते चलेंगे, एक एक चीज आप लोग को दिमाग में बैठा दें कि आप लोग एग्जाम में जाइएगा और धड़ाधड़ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। एक एक चीज आप लोग को, एक चीज भी नहीं छूटेगा, सारा चीज आप लोग को हम समझाते चलेंगे।
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, हमको किसके रूप में व्यक्त करना है, किसके रूप में, 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3 और 6 क्यू + 5। ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या किसके रूप में, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर हम जो आर होता है किसके बराबर होता है, जो जीरो से बड़ा या बराबर होता है। आर जो होता है 0 से बड़ा या 0 से बराबर होता है, 0 से छोटा नहीं होता है। और इससे बड़ा क्या होता है, बी। क्या होता है, बी। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है जो हम 6 के रूप में निकालना चाहते हैं, 6 के, तो मेरा संभव आर का संभव मान क्या हो सकता है, बताइए। आर का संभव मान क्या हो सकता है, बी से हमेशा क्या होगा, छोटा। क्या होगा, बी से हमेशा छोटा। समझ में आ गया। चूंकि आर का संभव मान, आर का संभव मान क्या होगा, हमेशा बी से छोटा। तो मेरा बी कितना है, 6, 6 के हमेशा क्या रहेगा, छोटा। तो संभव मान क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 तक, क्योंकि हमको 6 से छोटा लेना है। अब देखते हैं चरण 1 में, चरण 1, जब आर का मान 0 रखने पर, जब आर का मान 0 रखने पर, तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या कहता है, a बराबर BQ + R। ए का मान माना है हमने क्या, ए यहां माना है ना, माना कि विषम पूर्णांक ए। तो ए बराबर बी का मान कितना दिया है, 6, क्यू का मान यही है +0। तो यहाँ ए का मान क्या हो जाएगा, ए बराबर 6Q, ये समीकरण 1। इतना समझ में आया। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर चरण 2 देखते हैं। यहाँ पर चरण 2 जब आर का मान 1 रखने पर, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर आर का मान कितना रखे हैं, 0। अब यहाँ पर आर का मान कितना रखेंगे, ए। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर BQ + R। ए बराबर बी का मान 6Q, आर का मान क्या 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 रखना है, 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा समीकरण 2। इतना समझ में आया, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया। चरण 1 और 2 समझ में आया। अब देखते हैं चरण 3। अब ए का मान कितना रखेंगे, 2। चरण 3, जब आर का मान 2 रखने पर, फिर लिखेंगे वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ए बराबर BQ + R, ए बराबर 6
क्यू प्लस 2 समीकरण 3। इतना समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसके आगे भी बताना है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप लोग। नोट डाउन हो गया? अब देखते हैं चरण 4। चरण 4, जब r का मान, जब r का मान 3 रखने पर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर 6q प्लस 3 समीकरण 4। इसके बाद चरण 5, जब r का मान 4 रखने पर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर 6q प्लस 4 समीकरण 5। फिर चरण 6, जब r का मान 5 रखने पर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर 6q प्लस 5 समीकरण 6। चरण समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? जितने हम चरण समझाए हैं सारे के सारे समझ में आ गए। और जितने हम समीकरण बनाए हैं सारे के सारे समीकरण हम इकट्ठे लिख दे रहे हैं। देखिए जो हमारे समीकरण आए हैं, a बराबर 6q समीकरण 1, a बराबर 6q प्लस 1 समीकरण 2, a बराबर 6q प्लस 2 समीकरण 3, a बराबर 6q प्लस 3 ये समीकरण 4, a बराबर 6q प्लस 4 समीकरण 5, a बराबर 6q प्लस 5 समीकरण 6। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हम लिखवाए हैं ना, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, आप लोग को रिमाइंडर करवाने के लिए। कैसे कि जो पहले हम लिखे थे उसको क्या किए थे, मिटा दिए थे, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, जितना हम चरण लिखवाए ना इतना ही एग्जाम में लिखना है। समझ में आ गया आप लोग को? ये नहीं ले, बस आप लोग को हम रिमाइंडर करवाने के लिए यहाँ पर लिखे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज इसमें आप लोग को समझ में आ रहा है, एक चीज, हम जितने ये चरण बनाए हैं, जितने समीकरण बनाए हैं, इसमें एक चीज आप लोग कॉमन चीज दिखाई दे रहा है। देखिए इसको इस पर, मतलब इस पर और इस पर तीनों पर आप लोग गौर कीजिए। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में क्या आ रहा है? ये क्या है? समपूर्णांक है। क्या है? समपूर्णांक। क्या है?
सम पूर्णांक, और ये समीकरण 2, 4 और 6, समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6, इस पर गौर कीजिए। इस पे आप लोग क्या समझ में आ रहा है? ये क्या है? विषम पूर्णांक। क्या है? तो विषम पूर्णांक। हमको क्वेश्चन में यही तो निकालना था। क्या निकालना था हमको? विषम पूर्णांक। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में क्या लिखेंगे? जहां 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 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 में 2 का गुणनखंड है, और 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है। अतः 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। यहाँ पर हम क्या लिख दें? प्रूव, या फिर आंसर लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? इतना समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? देखिए हम 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 में क्या है? सम। सम किसको कहते हैं? जो 2 से कट जाता है। तो इसमें हम ये 6q प्लस इसमें हम किसी भी अंक को रखेंगे, हम इसमें किसी भी अंक को रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सम पूर्णांक मिलेगा। हम यहाँ पर q का मान हम कुछ भी रखेंगे, q का मान हम कुछ भी रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सम पूर्णांक। क्या मिलेगा? सम पूर्णांक। लेकिन हमको क्या निकलना है? विषम पूर्णांक। तो और इसमें देखिए q का मान, इसमें q का मान हम कुछ भी रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? विषम पूर्णांक। क्या मिलेगा? विषम पूर्णांक। तो ये क्या है हमारा? विषम पूर्णांक। ये क्या हो गया? प्रूव। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो हम आप लोग को समझा रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, जिसको हम आर्मी कहते हैं, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? मान लीजिए कि मेरी एक आर्मी की सेना है, उसमें हमको क्या करना है? कितनी सदस्य वाली सेना है? कितने सदस्य वाली? 616 सदस्य वाली। उनको कितने स्तंभों में करनी है? 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे क्या कराना है? मार्च कराना है। तो हम कितने स्तंभों में, मतलब बराबर संख्या में उनको लगाएंगे हम इसको। चलिए इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व। यहाँ लिख देते हैं हल। सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या कितनी है? 616 है। कितनी है? 616। उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या है? देखिए
हम आप लोग एक चीज बता रहे हैं, देखिए क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन के 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन कह क्या रहा है। जो जो क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिख लेंगे। यहाँ पर जब हम क्वेश्चन समझ जाएंगे ना तो मेरा क्वेश्चन 50% क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या है, सेना की टुकड़ी सदस्यों की संख्या कितनी है, 616। उसके बाद हमको कितने सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करानी है, 32। फिर यहाँ लिखेंगे हम सेना बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, कितनी है, 32। कितना समझ में है आप लोगों को, स्पष्ट है कि सेना की अधिकतम संख्या, सेना की अधिकतम संख्या 616 और 32 का HCF होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इससे स्पष्ट क्या होता है कि 616 और 32 का जो HCF होगा वही क्या होगा हमारा, वही क्या होगा, सेना की अधिकतम संख्या होगा। जो जो हम स्तंभ में, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ ऐसे करके हम जो बनाएंगे वो क्या होगा, 616 और 32 का मसा होगा, क्या होगा, HCF। हम HCF निकालेंगे भाग विधि से नहीं, क्यों, कौन से विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम क्या करेंगे, मसा निकालेंगे। आप लोग को हम पहले बताए हैं ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R। चूंकि A का मान कितना है, ये हो जाएगा A और ये क्या हो जाएगा B। A बराबर, चूंकि 616 बराबर B का मान क्या हो जाएगा, 32। क्या हो जाएगा, 32। हम 32 में कितने से गुणा करेंगे कि 616 कट जाए। अगर 616 नहीं कटता है तो 616 के आसपास होना चाहिए, 616 से बड़ा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। हम कितने से गुणा करेंगे, 18 से। कितने से, 18 से। तो मेरा शेषफल कितना बचेगा, 8। शेषफल कितना बचेगा, 8। अब देखिए हम जहां, यहाँ एक चीज भूल गए थे, सॉरी, यहाँ पर एक चीज भूल गए थे। जहां R 0 बराबर क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है R, और R से क्या होता है, B क्या होता है, बड़ा। ये चीज होना चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या, हम मसा तब तक निकालते हैं जब तक R बराबर 0 ना हो जाए। तो यहाँ R बराबर 0 हो रहा है, नहीं, R बराबर 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि R बराबर 0 नहीं हो रहा है। समझ में। तो फिर एक स्टेप और लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर हम भूल गए थे, चरण भूल गए थे, चरण 1। अब देखेंगे यहाँ पर चरण 2। अब इस देखिए ये वाला चीज क्या हो गया, खत्म। अब इसमें देखेंगे ए कौन सा, ये इसमें ये है और बी ये है। तो ए कौन सा है, 32 बराबर 8 गुणा। अब देखिए 8 में हम कितने से गुणा करेंगे, 32 आ जाएगा। कितने से गुणा करेंगे, 4 से, और चौका 32, और शेषफल में क्या होगा, 0। ये क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर चूंकि R बराबर 0 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे शेषफल 0 प्राप्त
हो गया। और इस चरण का भाजक 8 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 616 और 32 का मसह 8 होगा। यहाँ पर आंसर। हम मसा क्या होता है बताइए, मसा क्या होता है? जो भाजक होता है ना उसी को ना मसा बोलते हैं जी। जो भाजक होता है उसी को ना मसा बोलते हैं। देखिए भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मसा में क्या होता है? मसा में क्या होता है? जो भाजक होता है वही क्या होता है? मसा होता है। जो भाजक होता है वही क्या होता है? मसा। तो इसमें भाजक कौन है? 8। तो हमारा मसा क्या हो जाएगा? 8। समझ में आ गया मेरे बच्चों? समझ में आ गया? तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके आगे हम कल के क्लास में क्वेश्चन देखेंगे। 2 क्वेश्चन और बचा है, तो 2 क्वेश्चन जो बचा है कल के क्लास में हम देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा कि हम जो भी आप लोग वीडियो बना के डालेंगे, जो भी क्लास लेकर डालेंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।